गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ लोकेश जोशी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 12th भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी। और साथ में आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अनुप्रस्थ स्थिति या इसको कहेंगे निरक्षीय स्थिति। आइए हम जानते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो इस विषय में हम थोड़ी सी बातें आपको और समझाएंगे। तो हमारा जो निरक्षीय स्थिति होता है ऐसी स्थिति है जहाँ पर हमारा एक बिंदु P होगा, ठीक है, और साथ में बिंदु P के साथ हमारा एक चीज़ और जो वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव मतलब जहाँ पर डाइपोल कहेंगे, इंग्लिश में डाइपोल कहेंगे जिसको। तो डाइपोल का मतलब है द्विध्रुव, जहाँ पर दो पोल होंगे, ठीक है। तो माना हमारा एक द्विध्रुव AB है और साथ में AB के साथ आपका जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं कि बिंदु A और बिंदु B पर दो आपके विपरीत आवेश भी होंगे। तो यहाँ पर विपरीत आवेश आपका -Q और +Q हो जाएंगे और साथ में इनके बीच जो मध्य पर एक बिंदु O होगा और O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P होगा। उसी P बिंदु पर हमने वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने दिखाया, शो किया, ये -Q आवेश है तो -Q चार्ज कर दिया और एक आपका हो गया +Q आवेश हो गया। तो ये +Q आवेश हो गया, दोनों ही बिंदु आवेश है। तो दोनों ही बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की दूरी 2L होती है। कितनी होती है? 2L होगी। यहाँ पर मध्य बिंदु में एक बिंदु O स्थित होता है और O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या होता है? P होता है, ठीक है। तो ये जो P है ये लंब जो है अर्ध लंब रेखा से ऊपर की ओर स्थित होता है, ठीक है। तो इस पर जो बिंदु P है, P से O तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r है, स्मॉल r, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल r हो गया, ये इनके बीच की दूरी होगी। तो बिंदु P पर हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा द्विध्रुव क्या होता है? एक AB द्विध्रुव है, ठीक है। तो हमने इससे पहले के डेरिवेशन में ये देखा था कि P से A की ओर जाने पर और B से P की ओर जाने पर दो आपके क्रमशः E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो रही थी? ज्ञात हो रही थी। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर होगा। माना बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी? ये है A पर आपकी E2 है और B पर आपकी क्या है? E1 है। तो B से P की ओर जाने पर हमारा एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी जो होगी E1 और P से A पर जाने पर कौन सा काम करेगा? E2 करेगा, बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हम डॉटेड लाइन से B तक का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर माना एक एंगल आपका थीटा है, तो सेम एंगल यहाँ से भी आपका आगे की ओर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे तो ऊपर की ओर हमारा जो है एक डायरेक्शन और एक डायरेक्शन इधर की ओर। तो यहाँ पर एक इसी को आगे को शो करेंगे तो इस तरीके से होगा। तो और एक इस तरीके से 37 घटा ये थीटा एंगल दिखाएगा और ये आपका इस तरीके से ये जो कहाँ की ओर आ रहा है? A की ओर आ रहा है, ठीक है। नहीं, ज़रा सा इसको सीधा करेंगे, इस तरीके से ये हो गया A। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो बिंदु P पर हमारा थीटा एंगल होने के साथ साथ क्या आएंगे? दो घटक आएंगे, एक क्षैतिज घटक आएगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक आएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ऊपर हॉरिजेंटल की ओर और एक वर्टिकल पोजीशन को दिखाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर P वाला जो ये E1 की स्थिति को कौन प्रकट करा? B से P की ओर, तो ये E1 हो जाएगा। और ये जो नीचे की ओर आ रही है ये कौन सी स्थिति है? E2 स्थिति है। कौन सी है? E2 स्थिति है। इसी तरीके से आपका ऊपर की ओर P से ऊपर की ओर जो घटक होगा वो E1 साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और इधर की ओर कौन सा हो जाएगा? E1 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये घटक हो जाएगा। नीचे की ओर कौन होगा? E2 साइन ऑफ थीटा, बिल्कुल ये E2 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका E2 साइन थीटा ये हो गया और आपका E2 कॉस ऑफ थीटा क्या होगा? इसी ओर होगा। तो E2 कॉस ऑफ थीटा भी आपका इसी ओर है, ठीक है। ये बिंदु P की ओर हो गया और साथ में डिस्टेंस भी हम मेजर करेंगे। तो P से B की ओर में बीच में जो मध्य स्थित होगा तो O से B तक की दूरी L है। पाइथागोरस के नियमानुसार हमने पढ़ा है कि कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी नियम का सदुपयोग करने पर हमारा ये जो डिस्टेंस आएगी B से P की ओर, BP जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा √r² + L², ठीक है। ये आपका ई बीच की दूरी होगी। तो आइए जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने यहाँ पर देखा बिंदु P पर जो है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर दोनों ही घटक आपके क्या है, सेम डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो परिणाम यहाँ पर योगफल के बराबर आ गया, ठीक है नहीं। अब हमारा E1 और E2 इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। साथ में E1 बराबर हम लिखेंगे, E1 बराबर, तो E1 हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा रहा है, तो ये कहाँ की ओर दिखा रहा है, तो इसको सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर मतलब उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी है वो BP है, तो BP का स्क्वायर हो जाए, और ये B से कहाँ की ओर जा रहा है, P की ओर जा रहा है, ठीक है नहीं। तो BP की दूरी कितनी है, √r² प्लस L², ठीक है। उसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका सीधे सीधे मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √r² और L², तो ये बन जाएगा r² ऑफ L² √ इसका होल स्क्वायर। तो हम ये एक चीज़ और जानते हैं कि वर्गमूल वर्ग से क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस अनुसार आपका ये क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहीं पर सॉर्ट कर दी, तो आपका एक ठीक आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से आपका E2, तो E2 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा Q अपॉन r² प्लस L² है, क्या है, r² प्लस L²। ये तो BP अब हमारा कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, P से A की ओर जा रहा है ना, B से A की ओर जा रहा है, बिल्कुल। तो इस स्थिति में आपकी जो P और A की बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगी, सेम रहेगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, r² और L², तो ये पुनः सेम आ जाएगा, ठीक है नहीं, अंडर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा समीकरण 1 और 3 की स्थिति पर जो आपका चीज़ें आई हैं, ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ें आई हैं Q अपॉन r² प्लस L² आया है, तो इन दोनों को हम क्रमशः समीकरण 2 और 3 का मान कहेंगे, या E1 और E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में E1 व E2 का मान रखने पर, ठीक है। तो अब आगे की स्थिति क्या होगी, E1 और E2 का मान इधर आ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L²। सेम चीज़ यही किसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², ठीक है नहीं। ये दोनों चीज़ें ये होगी। साथ में हमको क्या है, कॉस ऑफ थीटा, तो दोनों का कॉस थीटा सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को साथ में ले लिया और कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो इन दोनों को इस तरीके से लिखने के साथ मैंने कॉस थीटा कहाँ ले लिया, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चीज़ें सेम है, तो दोनों चीज़ें जब सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, Q अपॉन r² का हो गया 2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये पूरा जो चीज़ बन जाएगी, ये आप इन दोनों को कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ 2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक कॉस एंगल आया है, क्या है, कॉस एंगल। तो सबसे पहले कॉस एंगल को जानेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा होता है आपका जो आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है नहीं। तो आधार बट्टे कर्ण जो है आपका इस अनुसार, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार बेस क्या दिख रहा है आपको, OB दिख रहा है, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा इसको लो या उसको लो, ठीक है। तो ये आपका OB आधार हो गया, ठीक है, बेस। दूसरा कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, जो हाइपोटेनस है, कर्ण जो है, कर्ण कितना है, कर्ण आपका क्या है, PB है, PB हो जाएगा। तो OB की वैल्यू कितनी है, L है, PB की वैल्यू कितनी है, √r² प्लस L² है, बिल्कुल, ये हो गया √L² प्लस r। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इधर रख देंगे, ठीक है, इस पोजीशन पर रख देंगे, तो आपका आ जाएगा ये चीज़ें इधर आ जाएंगी, ठीक है नहीं। तो इस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसको आगे लिख देते हैं, एक टर्म और आगे लिखते हैं, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L² ऐसे रहेगा। साथ में कॉस थीटा की वैल्यू 2L √r² प्लस L², ये चीज़। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसकी पावर 1/2 है, रूट को 1/2 लिखेंगे, और इसकी पावर कितनी, 1, तो 1 प्लस 1/2 आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं सीधे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q.2L अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका ई बराबर। ठीक है, अभी फिर से हमको एक चीज़ और मालूम है, क्या मालूम है? पी बराबर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? एक आवेश और उनके मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्यू डॉट 12 की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो आपका पुनः ये एलिमिनेट होके बनेगा 1/4πε0। क्यू डॉट की जगह पी आ गया और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट या 3/2। ठीक है, यहाँ तक आपका ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 यहाँ पर पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की अंडर रूट 3/2। ये चीज़ हमारा लास्ट में निकला था। अब हम इन चीज़ों में देखेंगे जो हमारा एल दूरी है, ठीक है नहीं, वो बहुत ही अल्पतम है या बहुत न्यूनतम है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे यदि आपका एल बहुत छोटा है आर से। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है या स्थिति है वो बहुत छोटी है। छोटी होने के साथ साथ आपका एल दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी, तो ये नगण्य हो जाएगा, शून्य के बराबर। तो इस स्थिति में एल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये 0, तो आपका यह आ जाएगा ई विच इक्वल्स टू 1/4πε0 पी का पी। तो इधर क्या बन जाएगा? 0। तो आर की पावर कितना आ जाएगा? स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे यहीं पर एलिमिनेट करते हैं। तो 1/4πε0 पी, ये आर स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो 2 से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा आर की पावर 3 या आर क्यूब। तो ये चीज़ बन जाएगी ई विच इक्वल्स टू 1/4πε0 जो आपका पी है, ये पी हो जाएगा और ये बन जाएगा आर क्यूब। तो इस स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी तीव्रता है वो 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब के बराबर होती है। अर्थात आप कहेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुनी आती है बिल्कुल, द्विध्रुव आघूर्ण के दुगनी होती है, क्योंकि पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है ना, उसकी दुगनी होती है। लेकिन इस स्थिति में आपका क्या होती है? 1 गुना, मतलब कि पी अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे।